Hello, students. Today we're going to talk about a very important topic, or it's about basically the economic choice of conductor size. That is we going to discuss about today. It's a very important part of a transmission system that you need to decide कि what size of conductor you will be use. In fact, ये decision इतना important होता है कि ये overall जो cost बनती है आपकी ट्रांसमिशन सिस्टम की उसको इफ़ेक्ट करता है कि आप कौन सी कंडक्टर साइज़ का कंडक्टर जो है वो यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली ये आपकी डिमांड पे भी डिपेंडेंट होता है, आप कितनी डिमांड कर रहे हैं। फिर इसमें और चीज़ें भी होती हैं, फैक्टर्स होते हैं, लाइक आप जिस डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम लगा रहे हैं वो कितना डिस्टेंस है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप फॉर ए वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस लगा रहे हैं तो आपकी जो सपोर्ट्स होती हैं उनके दरमियान में जो लेंथ्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और उसके लिए आपको ऐसा कंडक्टर चाहिए होता है जो मैकेनिकली भी विद स्टैंड कर सके। तो उसमें साइज़ की डिपेंडेंस उस पर भी होती है। लेकिन ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम फ्यू ऑफ दिस थिंग्स को जो है हम कंसिडर करेंगे, और कुछ चीज़ों को जो है हम उसमें नहीं देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग एंड सी कि क्या होता है। तो इकोनॉमी को पर्सपेक्टिव में रखते हुए अगर हम देखें तो जो कॉस्ट ऑफ कंडक्टर है दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और आपकी जो भी साइज़ आप सिलेक्ट करते हैं आपको उसमें देखना पड़ता है कि इज़ इट इकोनॉमिकल और नॉट। लेकिन अब ये इतना अहम क्यों है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि एक कॉम्प्रोमाइज़ एग्जिस्ट करता है, ऐसा एक सिनेरियो एग्जिस्ट करता है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ चीज़ें जो हैं वो फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से जो हर डिसीजन हम लेते हैं वो थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाता है, वो इस सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि इकोनॉमिकली और टेक्निकली कौन सी चीज़ जो है वो फिजिबल है। तो इसको देखते हैं। सो जो फर्स्ट थिंग जो है वो प्रॉपर साइज सिलेक्शन में, ये मैंने बताया कि इकोनॉमी जो है वो इन्वॉल्व है और इस पर डिपेंडेंट होती है, इसमें जो सबसे मेन फैक्टर होता है कि आपकी एनुअल कॉस्ट जो है ना वो मिनिमम हो। ठीक है, ऑब्वियसली जब आप एक ट्रांसमिशन सिस्टम लगाते हैं इट्स नॉट गोइंग टू बी इंस्टॉल फॉर फ्यू मंथ्स और फॉर सम टाइम, बट इट्स गोइंग टू बी इंस्टॉल फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, और फॉर डेकेड्स आप ट्रांसमिशन सिस्टम लगाते हैं। और जो भी उसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसमें आप ये मद्देनज़र रखते हैं कि कई दहाइयों के लिए आपको वो कॉस्ट जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी जो एनुअल कॉस्ट है वो मिनिमम हो। एक चीज़ इसमें यहाँ पर बड़ी अहम की अहमियत हामिल है कि ये फैक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाता है अगर हम करंट सिनेरियो में देखें, जहाँ कि हम अगर अपने मुल्क की हालात को देखें जिसमें हमने देखा कि बैक इन 2018 वी हैव लॉट ऑफ जनरेशन कमिंग इनटू द सिस्टम, बट एट दैट मोमेंट वी रियलाइज कि वी डोंट हैव द सफिशिएंट ट्रांसमिशन सिस्टम अवेलेबल इन द कंट्री टू सपोर्ट इट। सो इट बिकम्स वेरी नेसेसरी कि पावर सिस्टम्स को एज ए होल लिया जाए, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जनरेशन की तरफ तवज्जो न दी जाए बल्कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की भी जो कमी है उनको भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। और पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हैं दे आर pretty bad shape, or we haven't invested a lot of money into it. So we need to expedite our efforts in transmission system and in distribution systems upgradation as well. Okay, total annual cost जो होती है ना it depends upon two factors. One of them is called annual charges on capital outlay, and the second one is called the running charges. अभी जो एनुअल चार्जेस ऑन कैपिटल आउटले है दीज आर वेरी मच ऑफ वाइड इंटरेस्ट, यानी सबसे पहली चीज़ इसमें डिप्रेसिएशन होती है। जो भी सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है उसकी डिप्रेसिएशन कितनी हो रही है पर ईयर बेसिस पे। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कॉस्ट। अब ट्रांसमिशन सिस्टम इज़ नॉट अ थिंग कि जो एक गो में लगा सकें। बसा औकात अगर आप बहुत बड़ा ट्रांसमिशन सिस्टम कोई लगाना चाह रहे हैं तो इवन गवर्नमेंट के पास भी उसको सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं होते, और इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसको अमूमन जो है इन्वॉल्व किया जाता है टू इन्वेस्ट इनटू इट, बिकॉज दे प्रोवाइड ऑन अ वेरी लो इंटरेस्ट जो है वो दे प्रोवाइड लोन्स जिससे मदद से ये सिस्टम इंस्टॉल किया जा सकता है। सो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कॉस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो आपने फर्स्ट टाइम जो कॉस्ट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो कितना आपको पे करना पड़ेगा, तो ये भी इसके अंदर फैक्टर लाया कर होते हैं। एंड सेकंड थर्ड लास्ट वन इज़ द मेंटेनेंस कॉस्ट।
आपको ऑब्वियसली सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर के ऊपर एक ट्रांसमिशन लाइन लगाई है, तो एक बार तो आपने पैसा लगा ही दिया है जो लगा दिया है, लेकिन उसके अलावा उसके मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, उसमें अगर कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हो जाते हैं, तो वो चार्जेस भी जो है वो आपको अपने पास से बर्दाश्त करने पड़ते हैं और वो देने पड़ते हैं, तो वो भी इस फैक्टर के अंदर लाए कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली अब आप ये कहेंगे कि जब आप डिज़ाइन करोगे सिस्टम तो ये तमाम चीज़ें तो अनफोर्सीन होती हैं, हाँ, लेकिन ये तो बात सही है आपकी, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जो फैक्टर्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं इस पर्सपेक्टिव में भी। अच्छा जी, सेकंड वन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज दीज आर द रनिंग चार्जेस, तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस्ट। अब ऑब्वियसली जब आप लाइन से ट्रांसमिशन करते हैं तो कोई सी भी ट्रांसमिशन लाइन लें तो उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई लॉसेस होते हैं, क्योंकि मटीरियल्स के इनहेरेंट बिहेवियर्स हैं। कंडक्टर्स चाहे हम कितने ही अच्छे ले लें, लेकिन जो हम कंडक्टर लेते हैं उसकी ऑब्वियसली कोई ना कोई रेजिस्टिविटी होती है, एंड एट दैट रेजिस्टिविटी इवेंचुअली कॉजेज रेजिस्टेंस लॉसेज जो है हमारे पास जो है रेजिस्टिव आई स्क्वायर आर लॉसेज भी कहलाते हैं, दीज आर पर्टिकुलरली कॉल्ड। सो ऑब्वियसली जब वो आई स्क्वायर आर लॉसेज होते हैं तो जो आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं वो ट्रांसमिशन के दौरान जो है वो आई स्क्वायर आर लॉसेज में हीट एनर्जी बन के वेस्ट हो जाती है, और उसकी कॉस्ट भी जो है वो आपको खुद बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो ये भी सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नए सिस्टम जो डिज़ाइन किए जाते हैं उसमें कोशिश की जाती है कि एज़ मिनिमम एज़ पॉसिबल ये पावर हो, लेकिन बहरहाल 5 to 10% भी ये कभी कभी ये कॉस्ट जो है वो इनकर करती है, लॉसेस इनकर करती हैं, एंड योर सिस्टम हैव टू सस्टेन दीज चार्जेस। आपको पता होना चाहिए कि रनिंग चार्जेस क्या हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इफ़ द क्रॉस सेक्शन, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वो चीज़ शुरू होती है कि जी कॉम्प्रोमाइज़ किधर लाया करता है, यानी हम क्यों कॉम्प्रोमाइजिंग कहते हैं कि जी इसके डिज़ाइन के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ है। तो पहला पॉइंट आप ज़रा गौर से सुनिएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज़ डिक्रीज। अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज कर दें, द टोटल कैपिटल कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज। ऑब्वियसली अगर कंस्ट्रक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया में कम कर दूंगा तो जो मेरा कंडक्टर की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। ये तो आप बड़ा सिंपल सी बात है, कोई भी बंदा देखना, लेकिन इसका क्या होगा, बट द लाइन लॉसेज इंक्रीज, मगर लाइन लॉस बढ़ जाएगा। क्यों भाई, इसलिए कि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी with the increase in the conductor size, with the decrease in conductor size, and I square R losses increase, मगर लाइन लॉसेज जो रनिंग चार्जेस हैं वो बढ़ जाएंगे हमारे, ठीक है। यानी कैपिटल कॉस्ट तो कम हो गई लेकिन लाइन चार्जेस बढ़ गए, रनिंग चार्जेस बढ़ गए। वेयर एज इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज, अगर आप कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर दें, यानी साइज इंक्रीज कर दें, द लाइन लॉसेस डिक्रीजेज, लाइन लॉस तो डिक्रीज कर जाएगा भाई, लाजमी बात है कि आपके पास रेजिस्टिव लॉसेस कम हो जाएंगे। रेजिस्टिविटी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो जो है, मैं अभी आपको इसकी इक्वेशंस भी देख देता हूँ। अगर आप इक्वेशन लिखना चाहें तो बड़ी सिंपल है कि आपके पास अगर आप देखेंगे आई स्क्वायर आर लॉसेज हैं, ठीक है, ये दीज आर दी कॉल्ड, ये हीट लॉसेज होते हैं जो किसी भी कंडक्टर के अंदर होंगे, और ये बेसिकली कोई भी जो रेजिस्टिविटी है उसके अगेंस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस की तरफ देखें तो वो रेजिस्टेंस L/A है, तो सो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया। A इज बेसिकली इज दी क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ से हमें इसमें नज़र आ रहा है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस। तो अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, आई स्क्वायर आर लॉसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। यानी इफ़ ए इज इंक्रीज्ड, आर डिक्रीजेस एंड आई स्क्वायर आर लॉसेस डिक्रीज। सिमिलर अब इसके ऑपोजिट ये है कि इफ़ एरिया डिक्रीजेस, आर इंक्रीजेस, आई स्क्वायर आर लॉसेस इंक्रीजेस। सो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये जो अगर इसमें क्या हुआ, ये जो सेकंड हम बात कर रहे थे कि जी अगर आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया तो लाइन लॉसेस तो कम हो गए लेकिन टोटल कैपिटल कॉस्ट बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि अगर हम कैपिटल कॉस्ट कम करते हैं तो लाइन लॉसेस बढ़ जाते हैं, और अगर हम कैपिटल कॉस्ट बढ़ा देते हैं तो लाइन लॉसेस कम हो जाते हैं। सो इसके दरमियान हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ढूंढना है कि जी हम कोई ऐसी वैल्यू लें जिसके अंदर कैपिटल कॉस्ट भी हमारी बर्दाश्त के अंदर हो और लाइन लॉसेस भी काबू में रहें। ये जो है ये इस टॉपिक का सबसे अहम पॉइंट है, ठीक है जी। अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर ये टॉपिक समझना कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं केल्विन्स लॉ। इसी पे हमने केल्विन्स लॉ बना दी। इट स्टेट्स दैट मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ ए कंडक्टर is that for which annual interest of depreciation
ऑन द कैपिटल कॉस्ट ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू द एनुअल लॉस ऑफ एनर्जी लॉसेस। ये खत्म हो गई एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस। यानी इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल आउटले पे जो कॉस्ट है वो बराबर हो जाए एनर्जी लॉसेस के। तो ये आपका जो है ये साइज़ जो है, ऐसा साइज़ आपने ढूंढना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा ढूंढना है जिस पे कैपिटल कॉस्ट जो आ रही है आपकी वो बराबर हो जाए किसके, वो बराबर हो जाए एनर्जी लॉसेस के। तो अगर ये दो लॉसेस बराबर हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास जो है जो साइज़ होगा वो सबसे आइडियल होगा, और वो ही हमारा जो है जो इस ये जो केल्विन लॉ है वो इस असल में उसी साइज़ की तरफ जो है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए हम ज़रा सा केल्विन लॉ की पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि अच्छा जी एनुअल चार्ज ऑन कैपिटल आउटले। तो अगर हम ये कहते हैं, लेट्स सपोज हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं इस सिलसिले में कि जी एनुअल चार्जेस जो आउटले पे हैं, एनुअल चार्जेस जो आउटले पे जो हमारे बनते हैं, सो लेट्स सपोज अगर हम उसके लें तो हम वी कैन राइट इट एज पी इज इक्वल टू पी प्लस पी टू ए। अब इसमें P1 क्या है, P1 जो है हमारा इंसुलेशन की कॉस्ट है, तो वो कांस्टेंट है इंसुलेशन की कॉस्ट। अगर हम देखें इसमें होता ही है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसकी जो है एक स्पेसिफिक लोडिंग है और वो ऑल राउंड द ईयर वो लोडिंग अगर कांस्टेंट रहती है तो उसके लिए जो आपको इंसुलेशन वगैरह जो चाहिए होगी वो कांस्टेंट चाहिए होगी, जो उसके अंदर आप वोल्टेज वगैरह मेंटेन कर रहे हो तो वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमने उसको यहाँ पे P1 एक कांस्टेंट से किया है। लेकिन जो P2 है, P2 इज़ कंडक्टर कॉस्ट। ये जो P2 हमने ली है ये क्या है, बेसिकली P1 जो है ये इंसुलेटर की कॉस्ट है जिसको हमने कांस्टेंट के तौर पे लिया है, और P2 जो है ये कंडक्टर की कॉस्ट है। अब कंडक्टर की कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो इसलिए मैंने ए के साथ उसको लिख दिया है। ठीक है, इस इक्वेशन को समझ लीजिएगा बस, उसमें और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब अब क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेट करती है, अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूँ तो ये P2 भी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो बेसिकली दैट इज़, तो ये जो एनुअल चार्जेस है लेट सपोज इसको मैं यहाँ पे C1 कह देता हूँ। ठीक है, इसको मैं C1 कह देता हूँ। तो C1 जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है इसकी जो P2 की जो चार्जेस पे, यानी अगर मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाऊँगा तो मेरी जो एनुअल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं सेकेंड एक इक्वेशन लिखता हूँ एंड दैट इज़ बेसिकली लिखन फॉर C2, जो C2 के साथ लिखता हूँ, और ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस, एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस इसके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा देखिएगा P3A, यहाँ पे मैंने एक फैक्टर लिया P3A से लिख दिया, तो ये दो हो गई। C1 ये एनुअल चार्ज कॉस्ट ऑफ आउटले है, कैपिटल आउटले, और एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस जो है उसको मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया। तो ये मैंने बेसिकली ऊपर ही ये वाला मैंने देखें ये जो मैंने ऊपर बताया था रिलेशनशिप, ये मैंने उसको इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस लिख दिया, एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। जो मैंने डिस्कशन की थी, आपने प्रीवियस स्लाइड्स में भी देखी थी, उसको मैंने यहाँ पे एक इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल लाइंस में लिख दिया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ और मैं कहता हूँ कि व्हाट विल बी द टोटल एनुअल कॉस्ट, यहाँ पे बेसिकली हम कुछ भी नहीं कर रहे, जो हमने डिस्कशन की थी उसको एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बनेंगे। तो ये ऑब्वियसली वो दैट इज इक्वल टू C एंड दिस इज C1 प्लस C2, और अगर ये C1 प्लस C2 है सो आई कैन रिप्लेस वैल्यूज एंड आई विल गेट P1 प्लस P2A प्लस P3 ओवर A। ये हो गया एंड दैट इज इक्वल टू C, दैट इज द एनुअल कॉस्ट हो गया। ठीक है, अब हमने इसमें निकालना है। अब ये ऑब्वियसली कोई कर्व बनेगी या कुछ होगी जो वैल्यूज अभी तो हमें नहीं पता, लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ज़रा देखना पड़ेगा कि जो ये कॉस्ट है ना, अब केल्विन्स लॉ की हम बात करेंगे कि वो क्या होगा। तो केल्विन लॉ ये कहता है कि दैट शुड बी द मिनिमम। इट सेड दैट द मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ इट इज दैट फॉर विच एनुअल इंटरेस्ट ऑफ द कॉस्ट इज इक्वल टू। अब ये जो होगी ना, दोनों कॉस्ट इक्वल उस वक्त होंगी जो हमारे पास जो कॉस्ट है वो मिनिमम कॉस्ट आ जाए। सो वी नीड टू फाइंड मिनिमम, जिसके लिए क्या होगा, ये दोनों जो हैं ये बराबर हो जाए। अब मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है, हर किसी ने पढ़ा हुआ ही होता है। अमूमन हम कैलकुलस के अंदर पढ़ते हैं, और डेरिवेटिव्स जो कैलकुलस डिफ्रेंशिएशन जो होती है कैलकुलस के अंदर, उसमें अगर आपने देखा हो सो D ओवर A दैट इज़ दी चेंज। हम ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को वेरी कर रहे हैं और कॉस्ट को मिनिमम, तो हमने यहाँ से मिनिमम निकालना है इसके लिए।
सो इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि हम इसको सिर्फ डेरिवेट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारी जो ये सूरत हाल है ये कहाँ जाती है। सो व्हेन वी डेरिवेट हम क्या करेंगे, डी ओवर डी ए। तो ये जो ऊपर इक्वेशन आई थी मैं इसके अंदर इसकी वैल्यू को रेस कर दूंगा, P1 प्लस P2A प्लस P3 ओवर A, और इसको इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल। आई विल एंड अप विद P2 माइनस P3 ओवर A स्क्वेयर। ये डेरिवेशन की है, सिंपली कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि जो पहला था ये कांस्टेंट था तो डेरिवेट करेंगे वो 0 हो जाएगा। सेकंड जो था उसमें सिर्फ a था वो आउट हो गया, ये 1 ओवर a था तो ये स्क्वायर हो गया =0। और अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा P2 = P3 ओवर a स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट P2a = P3 ओवर a। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग यानी ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसका मतलब ये कि जो इसकी जो एक मिनिमम जो होगा, जो मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए क्या होगा कि ये वाली जो कॉस्ट थी जो मैंने ऊपर आपको बताई थी, दैट इज़ बेसिकली एनुअल आउटले जो कॉस्ट जो थी, एनुअल आउटले चार्जेस इज इक्वल टू एनुअल एनर्जी लॉस। और यही जो है बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड केल्विन्स लॉ। यही केल्विन का लॉ है, जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी ये उसी के बराबर है। नाउ लेट अस गो बैक एंड सी कि अच्छा यार ऐसे ही है। देखें ये स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ अ कंडक्टर इज दैट फॉर विच एनुअल इंटरेस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू द एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस। तो ये जब दोनों बराबर हो जाएंगी और वो उस वैल्यू के ऊपर जो ए की वैल्यू होगी, ए असल में इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ए है। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो हमने कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए हमारी ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। ये है हमारा केल्विन्स का लॉ। तो केल्विन लॉ जो है वो हमें ये चीज़ जो है ये हमें वैल्यू देगा। ठीक है, तो अगर इसको अब ये हमारा केल्विन लॉ की स्टेटमेंट थी। तो अब हम इसकी देखते हैं कि अच्छा अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो क्या होगी। सो ये हमने क्या किया, ग्राफ और एनुअल चार्जेस ऑन कैपिटल आउटले। तो मैंने चूँकि मैंने आपको बताया था जो शुरू में अगर आपको दिखाया था कि वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाए थे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो ऑब्वियसली इस रैंप की सूरत में जो है वो अपीयर करेंगे एंड वी विल हैव दिस थिंग हेयर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये आ गया आपका पहला। अच्छा दूसरा क्या हुआ, दूसरा जो था वो आपका जो था वो इन्वर्सली रिलेटेड था। वो इन्वर्सली रिलेटेड क्या था, तो वो बेसिकली मैंने आपको दिखाया था कि ये कॉस्ट के जो एनर्जी के लॉस के जो चार्जेस हैं वो हैं, तो वो जो है वो हमारे पास जो है वो ये दूसरा था, तो वो ये है कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट, एनर्जी लॉस। तो ये हमारे पास एक हाइपरबोला आया है जो बेसिकली डिक्रीजिंग है, शो कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है एनुअली। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, ये देखें यहाँ पे मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दिस मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है। अगर जब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का बनता है। ठीक है जी। उसके बाद जब मैंने डेरिवेट किया, अब मैंने क्या करना है कि ये जो मेरे पास जो आ रही है कर्व, इसका मैंने मिनिमम निकालना है। तो जब मैंने डिफरेंशिएशन की, जैसे मैंने इधर आगे की है, देखें ये डिफरेंशिएशन जो मैंने की है उसमें मैंने डिफरेंशिएशन की और ये मैंने फाइंड किया। तो अगर मैं इसको ग्राफ में देखना चाहूँ तो वो देखें ये निकल जाएगा। सो हेयर यू कैन सी कि केल्विन्स लॉ को लगा के किस तरीके से उस कर्व के ऊपर हमने मिनिमम फाइंड कर लिया है। ये जो वैल्यू आ रही है इसकी जो देखें, इसका एक y ऑर्डिनेट है जिसको y का है और इसका एक x ऑर्डिनेट x इज़ दी कंडक्टर का साइज़ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का साइज़ है। जो अगर हमें पता हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता हुआ, ये वो x वो वैल्यू है दैट विल हैव दी मिनिमम जो हमें कॉस्ट, जो टोटल मिनिमम कॉस्ट जो हमें पड़ेगी वो ये होगी। तो ये मैंने आपको उसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कर दी। तो आपने देखा कि विद इन दिस वीडियो फर्स्ट आई बेसिकली राइट अप ए स्टेटमेंट दैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ केल्विन्स लॉ, then we did a small derivation and later on we saw the graphical representation of it। तो अब इसमें ये जो हमारे पास केल्विन लॉ होता है इसकी कुछ थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं कि इसमें ये सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है कि जो एनर्जी लॉस आपने अज्यूम किया हुआ है ये
एस्टिमेट नहीं किया जा सकता टू स्टार्ट विद, क्योंकि आपके पास लोड कर्व्स नहीं होती, आपको नहीं पता था कि लोड की नेचर क्या है, बिहेवियर क्या होगा. सो इफ़ यू हैव दोज थिंग्स तो फिर तो ये ईजी होता है, अदरवाइज इट्स अ बिट डिफिकल्ट. The assumption that annual cost on account of interest depreciation on the capital out is in the form of P1 plus P2A is strictly speaking not true. तो जो हमारी assumption के annual cost की होती है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं होती. The law does not take account of several physical factors like safe current density, mechanical strength and corona loss. ये वो पॉइंट्स हैं जो मैकेनिकल पैरामीटर्स जो हैं ये इसको बिल्कुल कंसिडर नहीं करता. कंडक्टर साइज डिटरमिन मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल. आपने जो इससे कंडक्टर साइज़ निकालते हैं हो सकता है वो प्रैक्टिकली अवेलेबल ना हो, या मार्केट के जो अंदर जो साइजेस आते हैं उसमें ना आता हो. इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ऑन द कैपिटल आउटले कैन नॉट बी डिटरमिन और तो जो कैपिटल आउटले की भी जो है वो भी एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं की जा सकती. तो ये थोड़ी सी केल्विन लॉस की लिमिटेशन है. सो दिस completes our topic related to economic choice of conductor size. आई होप सो आपको ये टॉपिक और इसकी थोड़ी सी बेसिक समझ आ गई होंगी. आपको थोड़ा सा इसको रिलेट कर लेंगे इंशाल्लाह. इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ वी गोइंग टू डू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन. और अगर इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक और आपने वीडियो पसंद किया तो उसको डू लाइक द वीडियो, शेयर इट अमंग योर पेयर्स so that channel may grow. Thank you.